बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि स्मार्ट पीएलएस को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो SPSS की फाइल है, इसका हम CSV फाइल पहले बनाएंगे। हमारे पास सारे वेरिएबल है फाइल के अंदर, इन तमाम वेरिएबल्स का पहले हम CSV फाइल जो है सेव करेंगे। यहाँ पे छोटी सी गलती आ रही है, यहाँ पर ये जो डाटा है हमारा नॉमिनल नहीं है, ऑर्डिनल है बल्कि, तो इसको हम ऑर्डिनल करते हैं। सेव किया, इसको मैं सेव एज करता हूँ। सेव एज के अंदर हमारे पास ये डाटा होगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। CSV फाइल है इसका कॉमन सेपरेटेड टेबल, ये और ये कस्टम डाटा 2 इसको मैं लिखता हूँ, इसको सेव किया। अब ये फाइल डाटा सेव हो चुका है हमारी रेलिवेंट फाइल के अंदर। यहाँ पे से डाटा टू CS। अब हम खोलेंगे स्मार्ट पीएलएस को, ये खुल गया। इसमें हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट। हमने इसका नाम लिखा आसिम 1, मैं इसको लिखता हूँ, ओके किया। यहाँ भी ये प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट आ गया। एक क्लास ही पहले जैसे हमारे पास यहाँ प्रोजेक्ट मौजूद है आसिम, तो यहाँ पे आसिम 1, यहाँ डबल क्लिक टू इंपोर्ट डाटा। यहाँ पे हम डबल क्लिक करके डाटा इंपोर्ट करेंगे। हमारे पास ये पहले से जो मौजूद है इसलिए हम काम करते हैं। आसिम का डाटा मैंने राइट क्लिक किया और किया इंपोर्ट डाटा फाइल। इंपोर्ट डाटा फाइल करेंगे तो ये हमारे पास आसिम डाटा 2 यहाँ पड़ा हुआ है, जो CSV फाइल हमने जनरेट किया है, उसको सिलेक्ट किया, ओके किया। ये हमारे पास डाटा है आसिम डाटा 2। ये आसिम डाटा जो 1 है, ये ज़रूरी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब ये डाटा इंपोर्ट हो गया यहाँ पर। ये सारा डाटा हमारे पास AS1 AS2 जितने वेरिएबल्स हैं सबका सब आ गया यहाँ पे। उसका मीन इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास ये आसिम का जो अभी हमने जो जनरेट किया है प्रोजेक्ट हमारा, इसमें हमने देखना है हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। लेटेंट वेरिएबल्स हैं जिनका आपस में रिलेशनशिप देखना है। तो ये लेटेंट वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे, हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो मैंने 3 यहाँ पर ये सिलेक्ट किया। ये हमारा मॉडल है। अब यूजर सुपरविजन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। साइकोलॉजिकल वर्कप्लेस टेस्ट जो है वो हमारा मीडिएटर है। और नॉलेज हाइडिंग के 3 जो हमारे पास है उसकी डायमेंशंस वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये हमारा मॉडरेटर है इनके अंदर। तो हम इसी लिहाज से चारों वेरिएबल्स को लेंगे। एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद हमारे पास ये मीडिएटर और 3 हमारे डीवीज जो, ये 3 डीवीज हुए, एक हमारा है मॉडरेटर। तो ये सारे मैंने वेरिएबल्स के लिख दिया यहाँ पर। मैं यहाँ से अब इनकी जो डायमेंशन जो इनके स्टेटमेंट्स हैं तो यहाँ से हम लेंगे AS1 से लेकर AS15 तक। इनको मैंने ये वेरिएबल लेकर गया। ये हमारा लेटेंट वेरिएबल 1 है, इसको राइट क्लिक करके रीनेम करें तो ये है अब यूजर सुपरविजन। दूसरा वेरिएबल हमारा है मीडिएटर हमारा है साइकोलॉजिकल वर्कप्लेस टेस्ट PWS। ये PWS हम यहाँ से लेंगे। PWS ये 1 से लेकर 12 तक जो है, इनको मैंने ड्रैग किया इसके ऊपर और इसको मैंने राइट क्लिक किया और इसका नाम रखा PWS। और इसको यहाँ से आप, अगर मैं इसको ये क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। इसको यहाँ से मैं मूव भी करा सकता हूँ। अब हमारे पास है तीसरा वेरिएबल मॉडरेटर जो है, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्स्ट्रक्शन जो है PWO। ये हमारे 5 इसके स्टेटमेंट्स हैं, इनको उठा के हमने ड्रैग करके ड्रॉप किया इसके ऊपर और इसको मैं राइट क्लिक करके मैंने रीनेम किया PWO, ओके किया। मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये नीचे वाली साइड पे चला जाएगा। उसके बाद 3 है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, वो नॉलेज हाइडिंग की 3 डायमेंशंस हैं इनका। ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ से अब हम सिलेक्ट करेंगे इनका कनेक्ट के लिए। ये आपका सबसे पहले ये इस पर गया PWS पर, और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप भी इसके तीनों के साथ होगा जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है।
तीनों के साथ। ऐसे ही TWS का रिलेशनशिप है, इन तीनों के साथ हम जोड़ेंगे तो ये मीडिएटर बन जाएगा। चौथा एक वेरिएबल जो पांचवा यहाँ पे हमारे पास छठा वेरिएबल मौजूद है वो मॉडरेटर है, PWO। तो PWO जो है उसको मैं पहले उसको एज ए इंडिपेंडेंट यहाँ पे शामिल करूंगा PWS का। अब ये 6 के 6 वेरिएबल का कलर जो बदल गया है। अब हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा मॉडरेटर जो है। मॉडरेटिंग इफेक्ट के लिए इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मॉडरेटर वेरिएबल है, हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। अब यूजर सुपरविजन और पो ये दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारा जो पो है ये मॉडरेटर है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो यूजर सुपरविजन। अब देखें ये दोनों सिलेक्ट हो गए, मैंने ओके किया। अब एक नया वेरिएबल जो है वो आ गया मॉडरेटिंग इफेक्ट के साथ। मैं यूजर सुपरविजन को भी AS लिखता हूँ ताकि सब एक जैसे हो जाए। और ये मॉडरेटर है हमारा और बाकी ये इंडिपेंडेंट है। तो जब हम मॉडरेटर को ऐड करते हैं तो उसके साथ हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो जिसको हम मॉडरेटर रखते हैं उसको एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी शामिल रखना पड़ता है। अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो मॉडरेटर भी डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया टोटल जो हमारा मॉडल है, कंप्लीट मॉडल का स्ट्रक्चर बन गया। इनके वेरिएबल्स के नाम जो है हम इनको रीनेम करते हैं। ये हमारे पास वेस्ट हाइडिंग है EH, दूसरा हमारे पास है प्लेइंग डम्प, तो मैंने PD लिखा, और तीसरा है रैशनल हाइडिंग, तो मैंने उसको RDRH लिखा। तो ये हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब इसका हमने एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कैलकुलेट में हम जाएंगे। कैलकुलेट में PLS एल्गोरिथम को क्लिक किया। ये हमारे पास पहले से सेटिंग्स आ रही है यहाँ पे 300, 7 एक्सेट्रा। हम यहाँ से कहते हैं स्टार्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेट करेगा और इसके रिजल्ट्स हमें शो करेगा। ये हमारे इसके रिजल्ट्स ने शो किए। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पाथ कोएफिशिएंट्स हैं जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसके बाद इंटरेक्ट इफेक्ट, टोटल इफेक्ट, आउटर लोडिंग्स। ये जो हमारी आउटर लोडिंग्स है ये है फैक्टर लोडिंग्स है। तो ये इसकी अगर हम इंडिविजुअली देख सकते हैं हमारी फैक्टर लोडिंग्स जो है AS1, AS10, 11, 12, 13 ये सब की जो आ रही है AS1 से सारी की सारी, उसमें से कुछ है रेड है बाकी ग्रीन है। 0.7 से ऊपर वाली ग्रीन है और 0.7 से लेस वाली जो रेड है। तो इनको एक अगर तो बहुत छोटी वैल्यू हो तो उसको हमें निकाल देना चाहिए, लेकिन ये 0.5 से अगर ऊपर हो तो हम इसको रख सकते हैं। डिफरेंट रेफरेंसेस मिल जाते हैं कि मिनिमम जो है 0.5 होना चाहिए फैक्टर लोडिंग जो है। यहाँ पर जैसे EH1 से लेकर EH4 है, EH4 जो है वो 0.440 है, इसको हमें निकाल देना चाहिए। इसको हम निकाल सकते हैं, हम इसको यहाँ पे नोट करते हैं EH4। इसके बाद PD1 जो है 0.633 है, इसको हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद आ गया PWO में भी सारे वेरिएबल 0.45 से ऊपर है, इसको भी हमने निकालेंगे। इसके बाद PWS है, PWS में अगर हम देखें तो ये भी 0.5 से ऊपर है, लेकिन ये आखिरी जो PWS9 है वो 0.5 से लेस है, हमें इसको निकालना चाहिए, वो हमने लगा नोट कर लिया। इसके अलावा ये 0.432 ये PWS5 है, इसको भी हमें निकाल देना चाहिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं कोई इसमें और इससे छोटा नहीं है, तो हमने इनको निकालना है। इसके बाद आ गया जी RH1 में ये 0.695 है, तो ये भी ठीक है, ये 0.5 से ऊपर है, इसलिए हम इसको रख लेंगे। ये हमारी फैक्टर लोडिंग्स है। फैक्टर लोडिंग में अब हमने जो हमने तीन जो स्टेटमेंट्स हैं जो सिलेक्ट की हैं डिलीट करने के लिए, पहले हम उनको डिलीट करके दोबारा फिर इसको रन करेंगे। सबसे पहले EH4 को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, क्लिक किया और डिलीट का बटन दबाया। उसके बाद PWS9 है, PWS9 को मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक किया और डिलीट का बटन दबाया। इसके बाद हमारे पास है जी PWS5, इसको भी मैंने यहाँ पे डिलीट का बटन दबाया तो ये खत्म हो गया। अब हमारे पास जो थी छोटी वैल्यू थी जो 0.5 से, वो हमने सारी डिलीट कर दी। अब हम इसको कैलकुलेट में जाकर दोबारा कैलकुलेट करेंगे PLS एल्गोरिथम। अब ये वैल्यूज दोबारा देखते हैं। हमारी जो आउटर लोडिंग्स है वो
कोई भी 0.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये सारी हम नजर मारेंगे दोबारा इनको, सारी की सारी 0.5 से ऊपर है। तो ये हमारा जो रिजल्ट्स जो है फैक्टर लोड के हवाले से ये अप्रोप्रिएट है। अब दूसरी बात उसके बाद है यहाँ से आर स्केल। आर स्केल की वैल्यू, ये आर स्केल की वैल्यू आ रही है EH1, PD, PWS और RH। जब भी कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट कर रहा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो एक मॉडल क्रिएट होता है, उस रिग्रेशन मॉडल के लिए हमें आर स्केल और एडजस्टेड आर स्केल की वैल्यूज यहाँ पे है। ये 0.25 है, 0.193 है, 0.465 है, 0.310 है। उसके बाद है एफ स्केल हमारा आता है इफेक्ट साइज। तो इफेक्ट साइज जो है कि जिसका भी एक वेरिएबल का दूसरे पे इफेक्ट आ रहा, वो सारे के सारे इफेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उसकी डिफरेंट जो है डेफिनेशन होगी, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है और कौन सा जो हाई इफेक्ट है, वो सारे के सारे यहाँ पे आप डेफिनेशन के मुताबिक देख सकते हैं। उसके बाद है जी कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी में यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्रोन बाय अल्फा की वैल्यूज आ रही हैं, वो सारी 0.7 से ऊपर है। उसके बाद रो ए, ये दूसरा एक क्राइटेरिया है। कंपोजिट रिलायबिलिटी जो है वो भी सब की यहाँ पे शो हो रही है, वो भी 0.7 से ऊपर आ रही है। यहाँ पे एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड जो है उसकी वैल्यूज भी 0.5 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक जो वेरिएबल PWS है उसकी वैल्यू 0.377 है। ये हमारी जो जरूरत से कम आ रही है, इसको ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 0.5 होना चाहिए। इसलिए हमें इसके वेरिएबल का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस कंपोनेंट, इस कंस्ट्रक्ट का। तो ये मेथड इसके दिए हुए हैं रिलायबिलिटी के। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में हम ये देखते हैं, जैसे अब यूजर सुपरविजन है, इसकी जो AVE का जो स्केयर रूट है वो 0.718 है और बाकी सारी वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। इसी तरीके से EH के जो है वैसे हाइडिंग जो है हमारी, और बाकी वेरिएबल्स का ये जो डायगोनल पर आ रहे हैं सारे के सारे, ये कोरिलेशन जो अंडरस्कोर है AVE का, और ये जो बाकी वैल्यूज हैं ये कोरिलेशन है, जो आपस में दो वेरिएबल्स के आपस में कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन शुड बी स्मॉलर देन द अंडर रूट ऑफ AVE। तो यहाँ से अगर हम देख लें, अगर वो सेटिस्फाइड है तो हमारा ये क्राइटेरिया जो फॉर्मल लैकर क्राइटेरियन है उसके मुताबिक हमारी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है वो अचीव हो रही है। उसके बाद हेट्रोइट मॉन्ट्रेट आर, ये दूसरा मेथड भी है, ये भी सारी जो वैल्यूज हैं हमारी अप्रोप्रिएट है। ये एक तीसरा मेथड है, इसके हवाले ये भी उन्हीं वेरिएबल्स का जो इन्होंने ग्राफ दिए हुए हैं। तो ये दो क्राइटेरिया मेन हम यूज करते हैं। तो ये और ये फॉर्मल लैकर, इन दोनों के लिहाज से हमारी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है वो अचीव हो रही है। रिलायबिलिटी के हवाले से सिंपली जो है कंपोजिट इसकी जो कन्वर्जेंट जो रिलायबिलिटी है उसके हवाले से ये PWS की जो वैल्यू 0.377, ये लेस देन 0.5 है, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये तो था हमारा सिंपली जो आपकी क्राइटेरिया था इनकी रिलायबिलिटी वगैरह का, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। अब हम इसके इफेक्ट्स कैलकुलेट करते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल के लिए। तो मैं इसको बूटस्ट्रैपिंग में हम जाते हैं। बूटस्ट्रैपिंग में जाकर ये जो वैल्यू है सब सैंपल्स की यहाँ पे 500 है, इसको 5000 करना चाहिए। मैं इसको 1000 करके कैलकुलेट करता हूँ ताकि ये वक्त थोड़ा ले। अच्छा, ये जो रिजल्ट आए हैं, अब हमारे पास ये पाथ कोफिशिएंट्स में ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पर जो इफेक्ट आ रहा है, जैसे अब यूजर सुपरविजन का वैसे हाइडिंग पर डायरेक्ट इफेक्ट है ये, तो ये 0.237 है और इसकी P वैल्यू 0.001, लेस देन 0.05 है। तो इसका इफेक्ट अब यूजर सुपरविजन का जो वैसे हाइडिंग पर है वो सिग्निफिकेंट है और पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी इन तीनों पर भी बाकी दोनों डायमेंशन पर, तीनों डायमेंशन पर ये पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट है। फिर अब यूजर सुपरविजन का जो इफेक्ट है PWS पर है वो भी पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब है ये अब यूजर सुपरविजन जो है वो PWS को भी क्रिएट कर रही है, स्ट्रेस को भी, और नॉलेज हाइडिंग की तरफ भी लोगों को जो है वो जो कर रही है कि वो उसको करें, उसको ये देखिए पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो लोग उसको कर रहे हैं। जो तीसरा जो PWO का इफेक्ट है वो भी सिग्निफिकेंट है, पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट है। और उसके बाद PWS का डायरेक्ट
जो अवेसिव हाइडिंग पर, प्लेइंग डम और रैशनल हाइडिंग तीनों पर भी पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट है। तो ये है पाथ कोएफिशिएंट जो डायरेक्ट इफेक्ट दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट। ये है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट। स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारी मीडिएशन को भी ले रहे हैं। यहाँ पर देखें, अब यूजर सुपरविजन का पीडब्ल्यूएस पर और पीडब्ल्यूएस का पीडी पर जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव है और पी वैल्यू इसकी 0.01 है, इट इज लेस देन 0.05, सो इट इज मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूएस बिटवीन एएस एंड पीडी इज सिग्निफिकेंट। इसी तरीके से एएस का पीडब्ल्यूएस पर और उसका अवेसिव हाइडिंग पर ये भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो पीडब्ल्यूएस पर और उसके बाद आरएस पर वो भी सिग्निफिकेंट है। ये जो पाथ कोएफिशिएंट में मॉडरेटिंग इफेक्ट जो आ रहा है ये भी पॉजिटिव आ रहा है और सिग्निफिकेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडरेटर है वो मॉडरेटिंग रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद बाकी ये सारे स्पेसिफिक जो इनडायरेक्ट हमारे इफेक्ट हैं उनको भी यहाँ पे देख लें तो सारे के सारे पॉजिटिव भी हैं और सिग्निफिकेंट भी हैं। इसका मतलब यह है कि पीडब्ल्यूएस जो है वो सिग्निफिकेंटली मीडिएट कर रहा है बिटवीन अब यूजर सुपरविजन एंड आवर 3 dimensions ऑफ नॉलेज हाइडिंग, यानी कि ईएच, पीडी और आरएच, ये तीनों जो है उससे सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये तो था कि हमारे जो इफेक्ट हमने देखे। तीसरी चीज जो हमने एक और चेक करनी होती है तो कैलकुलेट पे जाएं और यहाँ पर ब्लाइंड फोल्डिंग, ब्लाइंड फोल्डिंग जो है इसका भी हमने इफेक्ट इसको मेजर करना होता है। आर स्केयर और एफ स्केयर और क्यू स्केयर की जो वैल्यू है, क्यू स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करके देगा। ये क्यू स्केयर की वैल्यूज यहाँ पे देखें 0.156, 0.094 और ये इसकी पीडब्ल्यूएस का जो है 0.016 और आरएच की 0.170। तो ये इसकी क्यू स्केयर की वैल्यूज है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो वैल्यूज है हमारी क्यू स्केयर और एफ स्केयर और आर स्केयर की जो वैल्यूज हैं ये क्या चीज होती हैं। यहाँ पे आप देखें प्रिडिक्टिव रेलेवेंस जो है क्यू स्केयर है, प्रिडिक्टिव रेलेवेंस ऑफ द मॉडल। इट इज रूल ऑफ थंब दैट इफ क्यू स्केयर वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 then latent exogenous constructs have high predictive relevance for the latent endogenous constructs। तो ये जो वैल्यू है आपकी क्यू स्केयर की ये प्रिडिक्टिव रेलेवेंस को मेजर करती है। तो क्यू स्केयर की वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारी वैल्यूज जो है 0.15, 0.09, 0.163, 0.17 एक्सेट्रा, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है प्रिडिक्टिव रेलेवेंस जो है हमारी वो सफिशिएंट है। इसके अलावा जो यहाँ पे आप दूसरा चीजें देख लें, एफ स्केयर जो है, एफ स्केयर की वैल्यू, एफ स्केयर की जो वैल्यू है, एफ स्केयर इज असेस्ड एज पर कोहेन व्हिच इंडिकेट दैट एफ स्केयर वैल्यूज 0.02, 0.15 एंड 0.35 आर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इफेक्ट्स रिस्पेक्टिवली। तो अगर 0.02 हो या उससे लेस हो तो ये स्मॉल इफेक्ट है, 0.15 हो तो ये लार्ज, 0.15 से 0.34 तक जो हो जाएगा मीडियम होगा और 0.35 एंड अबव जो होगा वो लार्ज इफेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे जो इफेक्ट साइज है एल्गोरिथम वाले में एफ स्केयर था, यहाँ पर भी ये देख सकते हैं ये 0.15 से ग्रेटर ये 1 है इफेक्ट साइज। ए एस का पीडब्ल्यूएस पर जो इफेक्ट है वो उसका साइज 0.177 है, ये ग्रेटर देन 0.15 है। तो ये हमारा जो मीडियम इफेक्ट है। बाकी ये वाले जो है 0.02 से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, 0.02 से ये भी बड़ा है। बाकी सारे इफेक्ट 0.02 से बड़े हैं और वो स्मॉल है। 0.02 से 0.15 के दरमियान जो है वो स्मॉल है, 0.15 और 0.35 के दरमियान जो है वो मीडियम है, 0.35 एंड अबव जो है वो लार्ज है। तो ये हमारा एक है मीडियम है, बाकी सारे स्मॉल इफेक्ट्स हैं, इनके इफेक्ट्स इनके बहुत बड़े नहीं है। ये रेलिवेंस जो है, प्रिडिक्टिव रेलिवेंस जो है वो अलबत्ता आपने देख ली वो ठीक है। तो ये हमारे पास सारा इसका एनालिसिस है। इसको हम अपना थीसिस के अंदर या पेपर के अंदर इसी तरीके से इनकी जो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि हम इसको कॉपी कैसे करते हैं। इसको थोड़ी सेटिंग जो है वो ठीक करनी पड़ेगी इसकी खूबसूरती के हवाले से। बाकी इसको यहाँ से हम अगर फाइल पे जाएं, एक्सपोर्ट एज इमेज टू फाइल करेंगे तो हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको
आसिम मॉडल में ही रखता हूँ कि वहाँ सेव होके यहाँ पे ये खुल गया। ऐसे ही हम दूसरा जो है इसी तरीके से हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा था बूटस्ट्रैपिंग का, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा सबसे पहले PLS एल्गोरिथम है, हम उसको भी ऐसे हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज है जी PLS एल्गोरिथम रन नंबर 2, इसके जो रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को अगर हमें सेव करना हो तो उसके लिए हम कहते हैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल। एक्सेल को यहाँ पे स्टार्ट एक्सपोर्ट किया, इसका यहाँ पे नाम रखा फाइल का, जो भी हम नाम रखेंगे उसके मुताबिक जो है ये डाटा को सेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको सेव किया आसिम के नाम से, ये डाटा रिजल्ट या सेव कर रहा है, ऐसे ही सेव कर लेगा। इसके बाद बूटस्ट्रैपिंग वाले भी और ब्लाइंड फोल्डिंग वाले भी तीनों को हम जो है ऐसे ही एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे, जिसको हम बाद में भी यूज कर सकेंगे। अभी इसके रिजल्ट आते हैं, इसके रिजल्ट जो है PLS एल्गोरिथम के रिजल्ट ये खुल गया। इन रिजल्ट्स को भी हम अपने डाटा थीसिस में या जहां भी यूज करने हों, ये जैसे पाथ कोएफिशिएंट्स है वहां पर डिस्कस किया था, अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर इसको पाथ कोएफिशिएंट्स तो ऑटोमेटिकली ये खोल देगा जो उसके इफेक्ट्स थे। यहाँ पे बड़े बड़े इन्होंने जो बनाए हुए हैं अपनी कॉलम्स को मैं छोटा कर सकता हूँ यहाँ से, यहाँ पे ये सारे तो पाथ कोएफिशिएंट नजर आ रहे हैं। इसके बाद नीचे भी अगर जाए तो इंटरैक्ट इफेक्ट्स है, स्पेसिफिक इंटरैक्ट इफेक्ट्स है, टोटल इफेक्ट्स है, आउटर लोडिंग, ये फैक्टर लोडिंग भी यहाँ पर शो हो रही है, आउटर लोडिंग ये फैक्टर लोडिंग है, ये सारी यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरीके से बाकी चीजें जो हमारा आउटर वेट्स है ये नेविगेशन में दोबारा जाके देख लें। अगर हमने आर स्केयर की वैल्यू एफ स्केयर, ये क्वालिटी क्राइटेरिया है, आर स्केयर, एफ स्केयर, कांस्टेंट, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इन सबको यहाँ से हम क्लिक करें आर स्केयर से, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर जो क्वालिटी क्राइटेरिया की है ये आर स्केयर की वैल्यूज पड़ी है, एफ स्केयर की पड़ी है, कांस्टेंट रिलायबिलिटी जो है क्रोन बैच अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी, एवीई, ये सारे पड़े हुए हैं। डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी के हवाले से, हमारा फॉर्मल लैकर क्राइटेरियन के हवाले से ये वैल्यूज पड़ी हुई है। इसके बाद नीचे है क्रॉस लोडिंग्स, क्रॉस लोडिंग्स के बाद हमारा हेट्राइट मोनोट्रेट रेशियो जो है HTM की, इसको लिखते हैं आमतौर पे, ये भी ग्रीन कलर, सारे ग्रीन कलर में है, ये सब वैल्यूज ठीक आ रही है, ओके है। इसके बाद क्लिनियर स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे दी हुई है, तो VIF की वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर उसकी जरूरत हो। जैसे हमारे पास ये जो सबकी अलग अलग आ रही है, ये भी <3 होनी चाहिए, और ये सारे जितने भी हमारा इस रिजल्ट को देखने का ये तरीका है। यहाँ पे चार्ट्स जितने भी हुए ये फिर कंप्लीट चार्ट्स में पड़ा हुआ है, तो नेविगेशन में जाकर ऐसे ही हमारे बूटस्ट्रैपिंग वाले, PLS एल्गोरिथम वाले, और तीसरे जो हमारा क्यू स्केयर की वैल्यूज के लिए भी हमारे पास जो चीजें हैं वो सारी हम यहाँ से ले सकते हैं, इसी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।